नमस्कार और स्वागत है एबीसी हिंदी में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं गिरिधर मामिडी जी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिफेंस अफेयर्स, फाइनेंस अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आज उनसे हम पूछने वाले एक बहुत ही खास सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, लेकिन गिरिधर जी के पास कुछ अलग ही जवाब होंगे। गिरिधर जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हुआ था और क्या होने वाला है? सुरेश जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय जी, श्री कृष्ण। बांग्लादेश में तीन तीन ऐसे शक्तियां हैं जो वहाँ की नैरेटिव सेट करते हैं, वहाँ की नैरेटिव को चलाते हैं। अब उसमें तो पाकिस्तान तो है ही है। पाकिस्तान जो है वो आईएसआई के नाते और इनका जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, बहुत सालों सालों से है। बांग्लादेश बनने के बाद भी वो रिश्ता कायम है और उनका शक्ति जो है वो पाकिस्तान से आता है, वही चला रहे हैं। अब हाल ही में पिछले हफ्ते हमने जो देखा है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश का जो एजेंडा है, वही हम इसमें आगे चलते हुए हम देखा है। जैसे हिंदुओं के ऊपर अटैक्स करना हो, या अवामी लीग के जितने भी लीडर्स हैं उनको जलाना हो, इनके घरों को जलाना हो, और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जो मूवी शूट किया था, जो मूवी लेके आया था, उस डायरेक्टर और उसका एक्टर दोनों को जलाना हो, जनाब। या उसके क्रिकेट हीरो जितने भी है वो हिंदू होगा तो उसको जलाना। तो ये सब चीज हमने जो देखा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आईएसआई का प्लॉट है, जमाते इस्लामी आगे लेके गया। दूसरा अमेरिका है। अमेरिका बहुत सालों से वो कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश उनके गिरफ्त में आए, वहां उनको कुछ ना कुछ बेसिस मिले, क्योंकि पूरे बंगाल खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में उनका कोई बेस नहीं है। तो आप छोड़िए, अब यहाँ तो नीचे इंडियन ओशन में तो उनका है। फिर एशिया पैसिफिक में जो उनके जो कुछ है, फिलीपींस में है, फिर ताइवान में है, फिर जापान में है, बहुत सी जगह पे है, कोरिया में है, बहुत से इनके ठिकाने हैं। मगर बे ऑफ बंगाल में कुछ नहीं है। बे ऑफ बंगाल अब तक उनको ये सोचता कि बे ऑफ बंगाल में उसको कोई खतरा नहीं है। मगर चाइना को घेरना हो तो बे ऑफ बंगाल उनके लिए अहम बन जाती है। भारत के भरोसे पे ये इसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि भारत अपना सोचती है। भारत अमेरिका को समर्थन तो करेगी, मगर अपना सिक्योरिटी उसके मुताबिक वो चलेगी। फिर अमेरिका जो बोलेगी वो 100% भारत मानना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है अमेरिका के लिए। इस उनका कुछ ना कुछ यहाँ टिकाना होना जरूरी, ऐसा अमेरिका समझ रही थी। तो इलेक्शन से पहले ही शेख हसीना को ये लोग धमकी दे चुके हैं। डोनाल्ड लू हो, या अफरीन अख्तर हो, या विक्टोरिया न्यूलैंड हो, ये सब लोग ऑलरेडी धमकी दे के चले गए थे। और शेख हसीना खुद कही थी कि एक व्हाइट ऑफिसर ने आके मुझे धमकी दिया, आप सेंट मार्टिन आइलैंड हमें नहीं देंगे तो फिर आप नहीं सकता है, और आपका जो भी इलेक्शन है उसको हम खारिज कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसी के चलते हुए आज हम देख रहे हैं जो शेख हसीना की स्टेटमेंट, वहां पलायन होने से, बांग्लादेश से पलायन होने के बाद उनका जो स्टेटमेंट है, वो उसी को दर्शाता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड्स ही उनका मकसद था। और शेख हसीना एक और बात कही है उस बयान में, पहले भी कर चुकी है, कि अमेरिका के एक मंशा है कि वहां क्रिश्चियन स्टेट बनाए, कुछ बांग्लादेश के इलाके निकाल के, फिर शायद म्यांमार से कुछ लेके, और शायद इवन मणिपुर जैसे, मिजोरम जैसे, भारत में भी जितने भी हिंदू क्रिश्चियन मेजोरिटी इलाके हैं, उन सबको मिला के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने का उनका एक मंशा है। अब देखिए, नागालैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत कम मात्रा में वहां कन्वर्शन, कोई 5-10% से ज्यादा नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 25 साल के अंदर स्थिति के ऊपर चला गया, क्योंकि वो अमेरिकन जो चर्चेस थे, वो अमेरिकन आर्मी वहां थी, वहां तैनात थी नागालैंड में, क्योंकि जापानीज इंपीरियल आर्मी को काउंटर करने के लिए ये लोग आके नागालैंड में बैठ गए थे। हाँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां बड़े पैमाने पे कन्वर्शन हुए हैं, और आज की हालत ऐसा है कि नागालैंड में, नागालैंड फॉर क्राइस्ट का एक मूवमेंट चलता है उधर। मिजोरम में इतना कट्टरपंथी, इतना मतलब क्रिश्चियनाइज्ड हो गया वो, कि केरला से एक वहां गवर्नर के नाते जाता है,
और गवर्नर के प्रसंग में एक भी एमएलए वहां मौजूद नहीं होता है, क्योंकि उनको बॉयकॉट करते हैं ये लोग, क्योंकि ये हिंदू सोच रखने वाले गवर्नर हैं। मतलब इतना कट्टरपंथी वहां बनी है। तो शायद अमेरिका की डीप स्टेट जो है ये सोच रही है कि नागालैंड, मिजोरम और कुछ मणिपुर के इलाके और चिन स्टेट जो म्यांमार में है उनको, और कुछ इलाके जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है या जो भी है बांग्लादेश में, इस सबको मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहती है, ऐसा शेख हसीना का एक दावा है। तो शायद ये डीप स्टेट उस दिशा में वो सोच रही है। और ये जो जितने भी म्यांमार के रेबल्स हैं उनको भी अमेरिका से पीछे से कुछ ना कुछ फंडिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ वेपन्स मिल रहा है, ऐसा हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और ये एक बड़ा साजिश है कि भारत को कंट्रोल करना है और वहां से चाइना को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए उनको वो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन अच्छा है उनके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना जो है 15 साल से वहां शासन चला रही थी और सबको साथ लेके चलने वाली सोच रखती थी। वो भारत को भी कुछ देती थी, फिर चाइना को भी देती थी, फिर अमेरिका से भी वो दोस्ती रखने का कोशिश किया। फिर भी इनका जो रेजिम चेंज की सोच, स्पेशली जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोग, जैसे विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग हैं, ये पूरे दुनिया में बहुत से ऐसे थिएटर्स में ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जैसे आप क्राइमिया में जो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था, उसके चलते हुए वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल के फिर वेस्टर्न देशों के एक टट्टू, एक कठपुतली को वहां डाल दिया था, तो रशिया आके उसको कब्जा करना पड़ा। तो फिर यूक्रेन में भी वैसा ही हुआ है। यूक्रेन में जो एक्चुअली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था उसको निकाल के ये जोकर जेलेंस्की को ले आए। फिर हमने देखा है क्या हो रहा है उधर। तो ऐसे बहुत से थिएटर्स में ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इवन इमरान खान जो है, इमरान खान के खिलाफ भी ऑलरेडी डोनाल्ड लू ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया था कि इसको निकाल देंगे तो हम आपके नजदीक आएंगे। तो आर्मी को निकालना पड़ा, डेमोक्रेटिक सिस्टम यूज करके उसको निकाल दिया। तो ये सब चीज जो है ये एक डीप स्टेट का एक सोच है। डीप स्टेट कोई एक चीज नहीं होता है, इट्स लूजली कनेक्टेड, बहुत से लोग हैं उसमें। मेजॉरिटी जो है वो रॉकफेलर जैसा, रॉकफेलर फाउंडेशन जैसा, ब्लैक रॉक जैसा डीप इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े जो उद्योगपतियां हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या किधर क्या होना है। इन सबका एक ही सोच है कि दुनिया में एक ही सरकार होनी चाहिए और वो कम्युनिस्ट सोच रखने वाली सरकार होनी चाहिए, ग्लोबल गवर्नमेंट होना है। तो इस पूरे सोच को आगे लेके जाने के लिए एक गुट बनाया, उसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हर साल फरवरी में डावोस में मिलते हैं लोग। इसको शुरू करने वाला क्लॉस श्वाब जो है, वो धमकी पे धमकी देता है और कहता है कि दुनिया में ये होगा वो होगा। ऑलरेडी 2011 में ये लोग वार्न कर चुके हैं कि पैंडेमिक आएगा। 2020 में पैंडेमिक आ गया और ऑलरेडी वार्न कुछ कर चुके हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे साइबर अटैक्स होंगे। तो ऑलरेडी उसका एक छोटा सा नमूना हम देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट में ग्लिच हो गया तो क्या हो गया, पूरा ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक बंद हो गया था। अभी वो तो एक छोटा सा नमूना है, आने आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े अटैक्स होने जा रहे हैं। क्लॉस श्वाब खुद बोला है कि ये जो कोरोना वायरस का जो भी हुआ था शटडाउन्स, ये कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों के जो मेजर अटैक्स होंगे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मतलब इनका सोच ही ऐसा है कि दुनिया में कोई भी देश इनके बात जो नहीं मानते हैं वो सरकार चलाने के काबिल नहीं बनाएंगे, उसका काबिल नहीं रखेंगे, उसको खत्म कर देंगे। उनके लिए भारत एक खतरा है, क्योंकि भारत में ऐसा एक शासन है, एक नेता है जो इनका बात सुनता नहीं है, अपना सोचता है। वो इनके लिए खतरा है। भारत चाहिए इनको, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा उनके लिए रिसोर्सेज हैं, उनके लिए काम करने वाले सर्विसेज के लिए बहुत यहाँ से ही मिलता है। चाइना से डीकपल करना हो, वहां से निकालना हो, तो पहले वियतनाम फिलीपींस ये सब इन देशों में गए हैं। उसके बाद इतने बड़े स्किल सेट, पूल सेट उनको भारत में ही मिलेगा। इसलिए भारत चाहिए उनको, मगर अलग सोच रखने वाला इनको नहीं चाहिए। वो उनके कठपुतली बनके उनके कहने पे चलने वाले देश ही इनको चाहिए। तो इसलिए हमारी इर्द गिर्द पूरा अपना कंट्रोल बनाने के लिए वो सोचते हैं। सेम सोच रखता है, एक ऐसा ही सोच रखता है चाइना भी। अब देखिए, चाइना पाकिस्तान में भी उनका इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान में तो दोनों है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और चाइनीज इन्फ्लुएंस है। फिर नेपाल में भी वही है। नेपाल में अभी प्रधानमंत्री हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले बदल गया था।
उसका नाम केपी शर्मा ओली है। ओली तो चाइना का टट्टू है, चाइना का कठपुतली है। फिर बांग्लादेश में भी अभी हसीना को निकाल दिया। और यूनुस जो है, अभी मोहम्मद यूनुस जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना, ये क्लिंटन परिवार से बहुत नजदीकी रिश्ता रखता है और इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, उधर ओबामा उनको अवार्ड दिया है। और फिर इनके जितने भी केसेस हैं, शेख हसीना जाने के बाद सबको खारिज कर दिया। इनमें ऐसे ऐसे केसेस हैं, वहाँ यौन शोषण भी है, हुआ है कुछ औरतों के साथ। फिर यहाँ इनके जो लेबर लॉस पूरे तोड़े थे ये लोग। बहुत बहुत से लोगों को गुलामी बन के रखा है, क्योंकि वो उनके जो लोन्स इनसे लिए थे वो वापस नहीं कर पा रहे थे। 28% इंटरेस्ट ले रहे थे ये छोटे छोटे लोगों से। तो इनके इतिहास भी इतना अच्छा नहीं है। इनको सपोर्ट करते थे ये वो डीप स्टेट, अमेरिका के डीप स्टेट। अब गिरधर हमें मेरी ये सूचना मिल रही है, 90 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश के थ्रू मोहम्मद यूनिस ने राउंड ट्रिपिंग करके मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो ये इन इन हाँ, इन लोग अब आके वहां बैठ गए। आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो चाइना का भी गिरधर जी इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना नहीं नहीं, गिरधर जी आप जो बोल रहे थे वो तो बहुत शॉकिंग एक्चुअली। 90 बिलियन डॉलर तो कोई छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। लेकिन मेरे इससे बड़े सवाल बिल्कुल और एक है। इससे पहले भारत को एक 2.5 फ्रंट वॉर कहते थे, एक तो चाइना, एक तो पाकिस्तान, और आधा तो अपने अर्बन नेक्सल्स के साथ होता था। लेकिन अभी नेपाल, म्यांमार तो गया था कब का, अभी बांग्लादेश और एक श्रीलंका। क्या भारत इसराइल की तरह पूरी तरह से घेर लिया गया है अभी? ये अमेरिका का स्ट्रैटेजी है कि भारत में एंटर ना करे, फिर भी भारत को ऐसा हैरास करे कि कहीं ना कहीं आगे जाके राहुल गांधी जैसे लोग प्रधानमंत्री बन सके और उनका काम कर सके। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था इंदिरा गांधी के टाइम में भी केजीबी ने ओपनली कहा था कि हमारे लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा था लेटर ऑन राजीव गांधी के टाइम पे बोला गया था सीए वाले सारे वहां से ऑपरेट करते थे कैबिनेट के। तो क्या भारत देश आगे जाते हुए ये जो आज जो हुआ बांग्लादेश में हो रहा है, ये आगे जाके ये पूरे घेर के भारत को एक दिन ऐसा हाल बना देंगे जैसे इसराइल का आज है? बिल्कुल वही सिचुएशन है। एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना भी कोशिश कर रहा है। अब देखिए, हम्बनतोटा उनके कब्जे में ले लिया, और चाइना कोलंबो पोर्ट चाइना के कब्जे में चला गया। केपी शर्मा ओली बैठा है उनका कठपुतली, और यहाँ मुआज्जो बैठा है मालदीव्स में। मतलब आपको घेर लिया ना चाइना ने। फिर भूटान में भी डोकलाम उनको चाहिए। भूटान और चाइना के दोनों के बीच में डायरेक्टली कनेक्शन, रिश्ते नहीं है, रिकग्नाइज नहीं है, उनके दूतावास नहीं है भूटान में या बीजिंग में। तो वो भारत के एम्बेसी थ्रू से ही वो दोनों बात करते हैं। मगर अब क्या हो गया, डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया। चाइना उनके ऊपर डिमांड रखा है कि आप डोकलाम हमें दे दो, बाकी जितने भी आपसे हमारी जो रिश्ते बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो सब हम आपका एक्सेप्ट करेंगे। उन डोकलाम उनको मिल गया तो सीधा आपका चिकन स्नैक उनके चाइनीज कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये चीज भारत के साथ चल रहा है। तो जब चाइना यहाँ अपना दबाव आगे दबाव करके इनके इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठी ना। अमेरिका भी वही कर रही है। अमेरिका नेपाल के अंदर भी उनके कब्जे हैं, फिर बांग्लादेश के अंदर भी है। और चाइना को काउंटर करने के लिए सडनली उनको दलाई लामा याद आ गया। फिर दलाई लामा के पास इन लोग नैन्सी पेलोसी ये सब लोग आके मिलके गए, वो फ्रंट भी खोल रहे हैं। तो मतलब ये चाइना और अमेरिका के दोनों के बीच का जो तनाव है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसमें भारत फंसी हुई है। तो हमारी पूरे नेबरहुड में दोनों का गेम्स चल रहे हैं। बीच में हम कोलैटरल डैमेज बन गए। सीधा हमारे ऊपर वार तो अलग बात है, मगर ये जो भी चीज यहाँ हो रहा है उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, भारत के अंदर भी इनके पूरे जड़ है। जैसे राहुल गांधी तो मतलब वो ये डीप स्टेट का ही एक बंदा है। तो ऑलरेडी सीसीपी के साथ इनका एमओयू है, और हर साल अमेरिका जाके आता है, वहां से इंस्ट्रक्शंस लेके आता है। अभी लेटेस्ट आज के उनके स्टेटमेंट आपने देखा होगा हिंडनबर्ग के बारे में। वो सीधा ये बोल रहा है कि आप भारत के इन्वेस्टर जो है, भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें पैसा ना डालें। तो एम्पायर की कोई कंपैरिजन बता के वो धमकी दे रहा था। मतलब क्या चाहता है वो, भारत में जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज पूरा गिर जाए, और इसको जब ये पूरा क्रैश हो जाएंगे तो वो पैसा उठाएंगे, हिंडनबर्ग जैसे इनके जो जितने भी शॉर्ट सेलर्स है वो उठाएंगे। वो पैसे फिर कांग्रेस को आएगा, और कांग्रेस फिर उसका राजनीति चलाएगा।
आपको एक व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति के बारे में बात कीजिए, पूरे सिस्टम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ये इनको आगे रख के पीछे से जो चल रहा है वो ये डीप स्टेट ही राहुल गांधी को आगे चला रहे हैं। राफेल के बारे में भी वही सिचुएशन था। आप भी बहुत से शोज किए हैं उसके बारे में, आप भी जानते हैं राफेल क्या कांड क्या है। और उसमें चौकीदार चोर है, फिर यहाँ 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ताकि 80 करोड़ से ज्यादा उनको अनिल अंबानी का प्रोजेक्ट में नहीं मिलने वाला था। 80 या 100 करोड़ था उसका, मगर 60,000 करोड़ का एक घोटाला दिखाने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि राफेल जो है चाइनीज सेंट्रिक है। तो ये पाकिस्तान के लिए राफेल नहीं चाहिए, हमें हमारे मिक्स काफी है, मगर चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास राफेल चाहिए था। राफेल को किसी तरह रोकना था। वो जब राफेल आ गए हैं 36 के 36, अभी ये चुप है, बंद है, मुंह बंद है। क्यों? हो गया ना। उस समय पे इसको करना था। जब पहला हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस समय भी ये बहुत उछल के बहुत कुछ बोले थे ये लोग। जब सुप्रीम कोर्ट ने और सेबी ने इन्वेस्टिगेट करके इसमें कुछ नहीं है, ये सब एक फर्जी है, ऐसा उनका रिपोर्ट आ गया था, तो ये लोग चुप बैठ गए थे। फिर दोबारा अभी उछलना शुरू किया। मतलब ये WEF का जो एजेंडा है, पूरे दुनिया में एक अस्थिर वातावरण पैदा करना है। उसमें से जो अनस्टेबल दुनिया होता है उसमें से उनका अपना सोच और अपना सरकारें बना सकते हैं और पूरा दुनिया को अपना कंट्रोल में ले सकते हैं। उस सोच का एक कड़ी राहुल गांधी है। तो राफेल के बारे में देखिए, जब ये बोल बोल रहा था, इनके खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोला, इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी चुप था, और इनके खुद के जो फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद कुछ चुप था। ये तीनों राफेल के बारे में कुछ नहीं बोला, मगर राहुल गांधी बोलते जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि ये किसकी बात सुनता है, इंक्लूडिंग अपना खुद का जो मदर, उसका माँ जो सोनिया गांधी है, वो भी चुप थी राफेल के बारे में, मगर ये बोलता जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ये एक डीप स्टेट का एक कठपुतली है। तो हमारी इर्द गिर्द में ये बहुत कुछ चल रहा है। मोदी बहुत कोशिश किया है, मोदी जी ने नेपाल में जाके उनको ओपन ऑफर दिया है। हाँ, आपको पुरानी जो हमारी अग्रीमेंट है उससे आपत्ति है तो एक नया अग्रीमेंट लेके आइए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे उसके उसको साइन करेंगे। मगर आज तक कोई आया नहीं है उधर से। उल्टा क्या हुआ, उधर पूरा काला पानी, लिम्पियादोरा, लिपू लेक अपना देश में दिखा के वो फिर हमारे ऊपर एक और मुहिम छेड़ दिया ना। ये इधर भी वही तो यही है। हो रहा है, बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया चाइना ने। फिर अमेरिका ने फिर आके सीधा उनके ऊपर दबाव डाल दिया, सेंट मार्टिन हमें चाहिए। तो अब कहीं भी देखिए यही चल रहा है, और इनके हाथ में आने वाले हर देश कंगाल हो गया और दिवालेपन पे चला गया। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, अब बांग्लादेश की भी वही हालत है। बांग्लादेश KCR, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, माजी CM KCR और राहुल गांधी ये सब कह रहे थे पहले, भारत से अच्छा तरक्की कर रहा है बांग्लादेश, उनका GDP देखिए, उनका ये देखिए, वो देखिए। अब उनके मुंह बंद क्यों है? तो वही तो है, कोरोना वही आ तो गया, है। कोरोना आ गया तो उनका पूरा इकोनॉमी ठप हो गया, क्योंकि नौकरी बंद होगी। कोई कपड़ा खरीदता क्यों है? एक कपड़े पहन के घर में बैठना है, बाकी कपड़े खरीदने का चांस ही नहीं था। तो इनके पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी। तो उसका इफेक्ट आज तक भुगत रहा है बांग्लादेश। शेख हसीना फिर भी कोशिश किया है, मगर उसको समय लगेगा उसको रिवाइव करने में। अभी भी प्री कोविड का स्टेटस पे उनका नहीं आया, बहुत लाखों नौकरियां चले गए। उनके एक यूनिक प्रॉब्लम है बांग्लादेश में, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लो स्किल वर्कर्स होते हैं। उसको कपड़ा, उसको सिलवाना, उसको काटना, ये काम जानते हैं, उन्हीं का नौकरी मिलेगा। मगर वहां 70% से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। तो उसको एक्सप्लॉइट करके चाइना का, सॉरी, पाकिस्तान का ISI को उनके एसेट्स को इस्तेमाल करके यहाँ रेजिम चेंज करवाया गया। वही है तो, तो ये दैट इज व्हाट। भारत भारत तो देखता रहा, मगर हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसा है कि हम बाकी दूसरे देशों में दखल नहीं करते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम हमारी नेबरहुड में कम से कम हम दखल करना है, आगे जाके वहां के तो रेजिम्स को वही तो बचाना वही हो तो या प्रश्न नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वही तो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप बांग्लादेश जा चुके हैं, आप बांग्लादेश में बहुत दिन रह चुके हैं वहाँ। आपने सिलहेट, चिटागोंग सारी जगह घूमे थे। अभी जो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं,
कि आपने इसको पहले भी समझा था जब आप बांग्लादेश गए थे? आपको अंग्रेजी में एज यू कहते हैं ना, आर यू सरप्राइज कि ये हो रहा है? नहीं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ है। मैं इसको ये ऐसा होगा ऐसा मेरा शक था। मैंने वहाँ के हिंदुओं को भी मैंने बोला है, देखिए आपके ऊपर वार होगा, आपके ऊपर अटैक होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। आपको तो होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए आप तैयार रहना है। और मेरा एक आर्टिकल भी मैंने एक लिखा है बांग्लादेश से आने के बाद, वो शायद जून पिछले साल, वो पी गुरुस वेबसाइट में है, देख सकते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, उनको कुछ सुझाव दिया हूं मैं। तो मेरा सोच ऐसा है कि उनमें छात्र बनना चाहिए, छात्र थोड़ा बढ़ाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अब देखा है जब उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो निहत्थे थे, नियस्त्र थे, तो जब अटैक किया अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। ब्राह्मणबाड़ी जिले में एक घटना हुई है जहां 27 लोग, उनके एक परिवार के लोग हथियार पकड़ के बैठे थे। जब ये लोग उनके ऊपर अटैक किए, ये दोबारा उनके ऊपर जब पलटवार किया तो वो सब लोग भागे। तो हिंदू जब आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, तब आप यू आर अ सिटिंग डक, आपको आराम से वहां गाड़ देंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे से हथियार अपने पास रखना चाहिए। मगर किसी को मारने के लिए, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए रखना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कहा, आप हर साल दुर्गा पूजा करते हो, दुर्गा पूजा में दुर्गा मैया की हथियार को पूजा करते हो, तो वही करिए, माँ के चरणों में रखिए, और आप छोटे छोटे बच्चों को हथियार चलाना सिखाइए। और शहरों में, सड़कों में आप जुलूस निकालिए, ताकि आपके ऊपर जो अटैक करने वाले हैं, उनको कम से कम ये पता हो कि आपके पास हथियार है। तो वो 2 बार 3 बार सोचेंगे आपको अटैक करने के लिए। तो आपके पास सही हथियार है। होगा तो आप बचा पाएंगे। सेम सिचुएशन साउथ अफ्रीका में हुआ था। जेकब जुमा का जो सपोर्टर्स थे, वो जब जेकब जुमा को अरेस्ट किया था, वो भारत मूल से जो भी वहां रहते हैं, चाहे वो एनआरआईज हो या साउथ अफ्रीकन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इनके बिजनेसेस, इनके घरों के ऊपर वो जुलू ट्राइब अटैक किया था। तो ये तैयार बैठे थे, इनके पास हथियार थे, फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के अंदर अंदर उसको भगा दिया उधर से। तो हिंदू कहीं भी ये असुरक्षित है, अपने आप को बचाने के लिए छात्र बनना चाहिए। ये एक है। दूसरा, मैं भारत सरकार को भी एक सुझाव दिया हूं, उसमें यह कहा कि आप एक अलग सा वीजा इनके लिए दे दीजिए। उसका नाम आप कहिए यात्रा वीजा। ये 5 6 साल या 10 साल के लिए दे दीजिए। हर साल, एक साल अयोध्या आएंगे, दूसरे साल काशी जाएंगे, तीसरे साल चारधाम जाएंगे, या चौथे साल आप कंची, काशी, मथुरा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म वीजा दे दीजिए। आप वेरिफिकेशन जो करना है पहले कर दीजिए, करके उनको वीजा दे दीजिए। ऐसी नौबत जब आएंगे, इनके जान की खतरा हो, इनकी प्राण मान और धर्म की खतरा हो, तो वो भारत आ सकते हैं। अब देखिए कितने लोग आके वहां बॉर्डर पे खड़े हैं, और हमारी बीएसएफ उनको फिर दोबारा वापस धकेल दे रहा है। तो ये नौबत क्यों आया है? तो जब इनको यात्रा वीजा होगा तो भारत आएंगे, यहाँ शरण लेंगे। जब वहां माहौल ठीक होगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा वापस जा सकते हैं। वहां माहौल ठीक नहीं है तो भारत में रह सकते हैं, और फिर यहाँ वो अजाइलम के लिए मांग कर सकते हैं ना। तो ये करेक्ट। सिचुएशन मैंने भारत सरकार को भी हमने सुझाव दिया है। अब भारत की सरकार जो है वो ब्रिटिश की देन है। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, 47 से पहले। उसी को थोड़ा इधर उधर फेरबदल करके हमने चला रहे हैं। तो इसमें हर देश का एक सोच होता है। पाकिस्तान जो है वो देश नहीं है, वो एक सोच है। चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट है, हर साल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो और जमीन हड़पना है। भारत क्या क्या सोच है, स्टेटस को देश है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा है। मतलब आगे हम कुछ सोचते नहीं, स्टेटस को मेंटेन करते जाएंगे। तो ये हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। आप इंडियन गवर्नमेंट से भारत की सरकार की तरफ आप जब जाएंगे, तो भारत की सोच अलग होनी चाहिए, और इंडिया जो सोच है ब्रिटिश की सोच है, स्टेटस को सोच है। जब आप भारत बन के आप सोचेंगे, जैसे सीएए आया था, बाकी देशों में जो हिंदू है उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा था उसमें, वो 2014 जो कट ऑफ रखा है वो गलत है। वो जो डेडलाइन है उसको निकाल देना चाहिए। जैसे आज बांग्लादेशी हिंदुओं का जरूरत है भारत में आके शरण लेने का, तो इसलिए वो खुला छोड़ना चाहिए, ओपनली उनको कभी भी आ सकते हैं, ऐसा छोड़ना चाहिए। दूसरा, वहां पाकिस्तान में बहुत से हजारों की तादाद में उनके अस्थि कलश है, वो भारत में प्रयागराज में विलीन करने का वो लोग वेट कर रहे हैं, मगर भारत सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है।
क्योंकि ये भारत की सरकार नहीं है, इंडिया सरकार है। जब भारत की सरकार होगी तो जितने भी हिंदू है उसके बारे में सोचिए। जैसे आप देखिए ईरान, देखिए पराचिनार पाकिस्तान में शिया के खिलाफ अटैक होता है, या कारगिल में बैठे शियाओं के आर्टिकल 370 के कुछ पीड़ा होता है, ईरान रिएक्ट करती है। क्यों? हाँ ईरान जी। अपने सरहद के आगे उसका क्या इन्फ्लुएंस है, फिर भी वो रिएक्ट करती है। मणिपुर में क्रिश्चियंस के बारे में कुछ होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है, अमेरिकन कांग्रेस में उसकी चर्चा होती है। उसका क्या लेना देना मणिपुर से? जब ये लोग अपना जो भी रिलीजन है उसके बारे में ये सोचते हैं, भारत क्यों चुप है? इसके बारे में क्यों हम बात नहीं करते हैं? इसके बारे में, इसका पीड़ा क्यों से नहीं समझते हैं? हर दिन हमारे एक बच्ची को उठा के वो धर्मांतरण करके, छोटी-छोटी बच्ची को उठा के बड़े उम्र के मर्दों से शादी शादी करवाते हैं पाकिस्तान में, और 2-3 साल के अंदर उसको कोटे में बिठा देते हैं, उसको धंधे में बिठा देते हैं। हम चुप हैं, क्यों? तो ये प्रॉब्लम है। वी आर नॉट अ सिविलाइजेशन कंट्री। हम एक धर्म, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है हम हाँ टेरिटोरियली जी। सोचते हैं। हम तरक्की इस बेसिस पे सोचते हैं, कितने सड़क बने हैं, कितने टॉयलेट्स बने हैं, कितने रेलवे लाइन्स बने हैं, यही हमारी सोच है क्या? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, इतना पर कैपिटा जीडीपी बढ़ने के बाद भी सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो हाँ अब जी। चाइना भी आने वाले 1 दशक के अंदर-अंदर वो भी कोलैप्स होगा। तो ये चीज़ जो है, खाली मटेरियल बेनिफिट से नहीं होगा। भारत मटेरियल प्रोग्रेस से नहीं बनी है भारत। भारत जो है हाँ जी। एक हाँ जी। सांस्कृतिक देश, एक सभ्यता है। तो उस हाँ दिशा जी। में हमारी सरकार सोचे, ऐसा हमारी माँग है, ताकि बांग्लादेश में पीड़ित हमारे हिंदू भाइयों के लिए वो कुछ करें और ठोस कदम उठाएँ, और बांग्लादेश की मुसलमान सरकारों के ऊपर ऐसे दबाव डालें कि वो दोबारा वहाँ के हिंदुओं को पीड़ा करने में 10 बार सोचें। ऐसी हम करेक्ट। उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। ये मेरा हमारी सरकार से माँग है। गिरिधर जी, बहुत-बहुत डिटेल में आपने जितना संक्षिप्त में बताया और बहुत डिटेल में भी बताया आपने कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस, उनका जो आर्च बढ़ा रहे हैं वो लोग, गल्फ को तो ले लिया अपने हाथ में, यूरोप उनके हाथ में है, अभी एशिया में उनके हाथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, हिंडनबर्ग है और बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स करने वाले, आप तो फाइनेंस के एक्सपर्ट भी है। तो आपसे शायद कल या परसों हम फिर बात करेंगे हिंडनबर्ग केस के बारे में, और हमारे जो प्रेक्षक है वो भी देखते रहें, क्योंकि गिरधर जी जब भी बात करते हैं बहुत सोच के बात करते हैं, बहुत डेप्थ से बात करते हैं, और ये आपको शायद पता भी चल गया होगा। गिरधर जी, आपके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और एक बार कहता हूँ, एबीसी हिंदी में हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते सर, नमस्ते।